In last lecture, what we have completed was about AIDS, its prevention, and how the virus causes the AIDS. Okay, from here onwards, we will see the new disease, that is cancer. आपने इसके बारे में ऑलरेडी सुना हुआ कि दैट व्हाट इज कैंसर, बट यू डोंट नो एक्चुअली व्हाट कैंसर इज. Okay, so cancer is also known as malignant tumor, and which is a group of disease involving abnormal growth, that is abnormal cell growth with the potential to invade or spread to other parts of the body. Basically, cancer is nothing but it is a uncontrolled cell division. Okay, suppose अगर आपको कोई जगह चोट लगी है, लेट से कि आपके अगर हाथ में कट है, तो वो चीज़ वहाँ पे दोबारा से रिपेयर हो के उतने ही सेल्स बन जाएंगे. लेकिन इफ़ देर इज़ अ कैंसर देन वो सेल्स का जो डिवीजन रहेगा, वो सेल्स का डिवीजन कभी रुकता नहीं है. वो सेल कंटिन्यू ग्रो होने लगते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती रहती है वो कंटिन्यूस रहती है. दैट्स वाई इट कॉजेज कैंसर. ओके, it is considered as one of the major causes of death all over the world. Okay, due to its severity process of oncogenic transformation, oncogene, यहाँ पे एक वर्ड आया है oncogenic. अब यहाँ पे जीन्स आपको पता है कि दैट जीन्स इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. ओके, सो ऐसा जीन जो कैंसर कॉज करे दैट विल बी नोन एज ऑन्कोजीन. ऐसा जीन जो कैंसर कॉज करता है उसको कहते हैं ऑन्कोजीन. तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल. इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल्स रिक्वायर मोस्ट इंटेंस एरियाज ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन. इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की गई है कि कौन से सेल्स और कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल करते हैं कैंसर कॉज करने में. कैंसर जो होता है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेस होते हैं. ठीक है, वो कॉजेस हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस कैंसर कैन बी इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स. कैंसर्स को हम इंड्यूस भी कर सकते हैं बाय एक्सटर्नल फैक्टर, इसको कहते हैं कार्सिनोजिन. कार्सिनोजिन्स आर दोज केमिकल्स और दोज कंपाउंड्स विच कैन कॉज कैंसर, उसको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं. क्या कहते हैं उसको हम? कार्सिनोजेंस. ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन कैंसर्स वर्ल्ड वाइड, वुमेन्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक, सर्विकल एंड क्लोरेक्टल कैंसर, ये कॉमन कैंसर के टाइप्स हो गए. मेन के अंदर इसोफेगस कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, लिवर, प्रोस्टेट एंड क्लोरेक्टल कैंसर्स. सो आउट ऑफ विच लंग के जो कैंसर के जो मरीज हैं वो सबसे ज़्यादा पाए गए थे. अगर इसका सर्वे किया गया था 2007 में, तो उसमें 1.4 मिलियन पीपल्स, स्टमक के अंदर इतने इंडिविजुअल्स, कोलोन के अंदर इतने इंडिविजुअल्स, लिवर एंड ब्रेस्ट. तो ये है कैंसर्स के जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स वर्ल्ड वाइड है उसके बारे में. ठीक है, सो देर आर सर्टन कॉजेज ऑफ कैंसर. नॉर्मल सेल्स विच ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसरस और न्यूप्लास्टिक सेल्स by physical, chemical and biological agents. There are three ways, like number one physical, the second is chemical and the third one is biological agents. So these agents are called as carcinogen. The thing which causes cancer, the chemical which causes cancer, or the, you can say, the physical entity which causes cancer will be known as carcinogen. ऐसे तमाम compounds carcinogen कहलाएंगे जो cause करते हैं कैंसर. फिजिकल एजेंट्स के अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरे, गैमा रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह जो हैं ये कैंसर को कॉज करती हैं. केमिकल्स के अंदर मिसाल के तौर पे टोबैको, स्मोक, टोबैको निकोटीन जिसको हम लोग कहते हैं, सूखा वगैरह, स्मोक, सोडियम असाइड, मिथिल इथेन सल्फोनेट, ये तमाम केमिकल्स जो हैं कैंसर कॉज करते हैं. ठीक है, सो बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर व्हेन कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर कॉल्ड एज ऑन्कोजेनिक वायरस. ऐसे वायरसेस जो कैंसर कॉज करते हैं उसको कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस. और ये वायरस के अंदर एक जीन होता है जिसको कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन. ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी यहाँ पे एक वर्ड है. ऑन्कोलॉजी का मतलब ये होता है कि लॉगस का मतलब होता है स्टडी, ऑन्को मीन्स कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी. और यहाँ पे दूसरा वर्ड आया है ऑन्कोजीन्स. ऐसे जीन्स जो कैंसर कॉज करेंगे हम ऐसे जीन्स को कहते हैं ऑन्कोजीन्स. ओके, सो इट इंड्यूसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल्स. न्यूप्लास्टिक सेल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं. ठीक है, सेलुलर ऑन्कोजीन जिसको कहते हैं सी ऑन्क और प्रोटो ऑन्कोजीन्स इज नॉर्मल सेल्स. इन नॉर्मल सेल्स
व्हेन एक्टिवेटेड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल। जब ये जो जीन्स हर इंडिविजुअल के अंदर, मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल है उसके अंदर ये जीन्स प्रेजेंट है, बट वो जीन एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं, डीएक्टिवेटेड फॉर्म में है, तो उसको कैंसर नहीं रहेगा। लेकिन अगर यही जीन एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाए और एक्टिव हो जाए, तो ये जो जीन है सेल्स की अनकंट्रोल डिवीजन करके वो जो सेल्स है उसके अंदर कैंसर कॉज कर सकता है। ठीक है। सो मैकेनिज्म टू ट्रांसफॉर्मेशन टू कैंसरस सेल, के हाउ द कैंसरस सेल्स आर ट्रांसफॉर्म। सो बेसिकली सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड। डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये है कि एक सेल को पर्टिकुलर काम असाइन कर दिया जाए तो हम उसको कहेंगे डिफ्रेंसिएशन। मिसाल के तौर पे लीवर सेल्स को बोल दिया गया है दैट यू हैव टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीवर। स्टमक सेल्स को पता है कि दैट दे हैव टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रेटिंग HCl एंड डाइजेस्टिंग द फूड मटेरियल। तो ये डिफ्रेंशिएट करना हो गया कि कोई सेल को पर्टिकुलर काम दे दिया गया है कि वो सेल वही काम करेगा। ठीक है। सो लेकिन ये चीज़ जो होती है कैंसरस सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन वर्क नहीं करता, डिफ्रेंशिएशन फेल हो जाता है। ओके। सो नॉर्मल सेल जो रहता है वो प्रॉपर्टी शो करता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है कॉन्टैक्ट इनिबिशन की। कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब ये होता है कि जब एक सेल की ग्रोथ होती है, ग्रोथ होते हुए अगर वो दूसरे सेल को टच हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर ए सेल है, ए सेल ग्रो हो रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लोग ये सेल लेते हैं, ये वाला सेल, ये सेल अगर ग्रो हो रहा है और ग्रो होते होते इसका साइज इतना बढ़ गया कि वो दूसरे सेल को टच हो जाए, तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन। यानी जैसे ही वो दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आया वो उसकी सेल डिवीजन रुक गई और सेल ग्रोथ रुक गई, तो इसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट इनिबिशन, दैट इज इनिबिट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ठीक है। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स के अंदर ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो चुकी रहती है, ख़त्म हो चुकी रहती है। इसीलिए ऐसे सेल्स के अंदर देयर आर जो सेल्स रहते हैं वो कंटिन्यू ग्रो होते रहते हैं, कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं और वो मास बना देते हैं सेल का, यानी एक गुच्छा बना देते हैं सेल का, और वो गुच्छा हम लोग कहते हैं, उस गुच्छे को कहते हैं ट्यूमर। क्या कहते हैं हम लोग उसको? ट्यूमर। आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर वगैरह समथिंग, तो वो उसी लिहाज से उसके अंदर जो वर्ड यूज़ किया गया ट्यूमर्स का वर्ड यूज़ किया गया है। ओके। सो अगर आप यहाँ देखें ये नॉर्मल सेल्स, अगर ये ग्रो होती हैं तो कुछ इस तरीके से ग्रो होते हैं, सेल सेल एडेजन और कॉन्टैक्ट आने के बाद ये रुक जाता है। लेकिन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, अगर ट्रांसफॉर्म्ड सेल है तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट इनिबिशन से रुका नहीं है, उसके ऊपर दूसरी लेयर तीसरी लेयर ऐड होते चली जाती है, तो ये चीज़ कहलाती है कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट, ये नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर है कि नॉर्मल सेल कैसा दिखता है, और ये कैंसर सेल का स्ट्रक्चर है कि कैंसर सेल्स कैसे दिखते हैं। नॉर्मल सेल्स के अंदर देयर आर लार्ज साइटोप्लाज्म, सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियोलस, फाइन क्रोमैटिन। लेकिन इन कैंसरस सेल्स के अंदर देयर आर स्मॉल साइटोप्लाज्म, मल्टीपल न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियस है? बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस आ जाते हैं उसके अंदर। मल्टीपल एंड लार्ज न्यूक्लियोलाई, कोर्स क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर जो है थिक हो जाता है। ठीक है। अगर ये पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो ये नॉर्मल सेल है, यहाँ पर इतना हिस्सा ये नॉर्मल दिखा रहा है, इधर का हिस्सा भी ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप यहाँ ब्लू वाला हिस्सा अगर देखते हैं तो ये जो सेल्स है ये ट्यूमर फॉर्म कर रहा है, एक सेल्स का गुच्छा फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है अ ट्यूमर इज फॉर्मिंग, ये ट्यूमर फॉर्म करेगा। तो ये कैंसरस सेल्स डिवाइड होते रहेंगे, ये सेल्स जो है कंटिन्यू डिवाइड होते रहेंगे। ठीक है। बेसिकली जो ट्यूमर्स होते हैं, वो ट्यूमर्स की दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट टाइप इज नोन एज बेनाइन ट्यूमर एंड द सेकंड टाइप इज नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर्स नॉर्मली रिमेन्स कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। इसका मतलब ये है कि सपोज आपको लेट्स से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर ऑफ ईसोफेगस, तो वहाँ पे अगर वो ट्यूमर फॉर्म हुआ, ईसोफेगस के अंदर अगर ट्यूमर फॉर्म हुआ है तो वो वहीं पर रहेगा, वहाँ से निकल के दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो दे आर ओरिजिनल लोकेशंस पे ही प्रेजेंट रहते हैं। दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर लोकेशन, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते। इट कॉजेस लिटिल डैमेज, इसका जो डैमेज होता है कम डैमेज होता है, बट इट डैमेजेस द बॉडी। ओके। अब इसके बरक्स मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर देयर इज अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स। प्रोलिफरेटिंग सेल्स का मतलब कंटिन्यूस सेल्स बढ़ने वाले हैं, और ये जो कंटिन्यूस सेल्स बढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। क्या कहते हैं इसको? न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। तो दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये सेल्स बढ़ते हैं। दे इन्वेड एंड डैमेजेस सराउंडिंग टिश्यू। अब जहाँ पर हुआ रहेगा, मिसाल के तौर पे अगर स्टमक के अंदर हुआ है, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आसपास के टिश्यूज़ और आसपास के सेल्स को भी डैमेज कर सकता है। दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो। ये क्या
कैसे डिवाइड होते हैं, एक्टिवली डिवाइड होते हैं और ग्रो होते हैं। कैंसरस सेल्स escape फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन एंड मूव्स टू द डिस्टेंस प्लेस। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग कहें कि अगर किसी को लिवर कैंसर है, तो वो लिवर कैंसर, जिसके हम लोग लिवर कैंसर की बात कर रहे हैं और वहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्म हो गया है, तो ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो प्रॉपर्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है थ्रू ब्लड। ठीक है, अगर लिवर से निकल के कहीं और जाके कहीं और सेल्स वो चले गए, तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं मेटास्टैसिस। एक जगह से यानी ओरिजिनल साइट से निकल के किसी और जगह चले जाना बाय मीन्स ऑफ ब्लड, ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेटास्टैसिस। एंड दिस मेटास्टैसिस प्रॉपर्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मेटास्टैसिस। ठीक है, अब डिटेक्शन ऑफ कैंसर, किस तरीके से कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। द फर्स्ट इज बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बायोप्सी, टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स। ल्यूकेमिया के अंदर ये देखा जाता है कि ब्लड के अंदर की सेल्स की तादाद तो नहीं बढ़ रही है, टिश्यूज़ की तादाद तो नहीं बढ़ रही है, बोन मैरो सेल्स की तादाद तो नहीं बढ़ रही है, इसको देखा जाता है। ठीक है, बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ का कैंसर है, तो वहाँ से उतने हिस्से का थोड़ा सा टिश्यू ले लिया जाता है सेक्शन के तौर पे, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, जिसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ बाय पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से आप मालूम कर सकते हो कि वहाँ के जो सेल्स हैं उसका नंबर कितना है, ज़्यादा तो नहीं है। नेक्स्ट इज रेडियोग्राफी लाइक एक्सरे, सीटी स्कैन, दैट इज़ कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ये तमाम चीज़ें हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एमआरआई वगैरह का भी यूज़ करते हैं। एमआरआई दैट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड and non-ionizing radiation to accurately detect pathological and physiological changes in your living tissue. So radiography, MRI, antibody against cancer specific antigen। एंटीबॉडीज़ के बारे में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या है, कि एंटीबॉडीज़ एक स्पेसिफिक तरीके का प्रोटीन जो सिक्रीट किया जाता है बाय बी सेल्स विद द हेल्प ऑफ टी सेल्स, वो एक स्पेसिफिक रहता है, यानी किसी भी पैथोजन के लिए, किसी भी सेल के लिए स्पेसिफिक रहेगा। तो एंटीबॉडीज़ का जो सेल एंटीबॉडीज़ हैं उसको भी टेस्ट किया जाता है। सो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, देयर आर सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी, ये तीन उसके ट्रीटमेंट हैं। सर्जरी के अंदर रिमूवल ऑफ कैंसर सेल्स बाय यूजिंग सर्जरी। मिसाल के तौर पे ट्यूमर अगर किसी जगह फॉर्म हो गया तो उसको कट करके निकाल लेना, ये सर्जरी के अंदर आएगा। रेडियोथेरेपी, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल यूजिंग रेडिएशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर यूज। लेज़र रेडिएशंस को डायरेक्ट, जैसे मिसाल के तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर लेज़र रेडिएशन, लेज़र थेरेपी वगैरह दे के उसको ख़त्म किया जा सकता है। केमोथेरेपी के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स विच आर यूज टू किल द कैंसरस सेल्स। जैसे एंटी कैंसरस एजेंट्स को यूज़ किया जाता है केमोथेरेपी के अंदर। ठीक है, ट्रीटमेंट सर्जरी, देखो रिमूवल ऑफ ट्यूमर्स आर रिमूव्ड सर्जिकली। देखो यहाँ सपोज दिस इज अ ट्यूमर, तो इसको कट करके यहाँ से निकाल लिया जाता है। रेडिएशन थेरेपी और रेडियोथेरेपी, देखो ये इस तरीके से इसके अंदर रेडिएशन थेरेपी और यू कैन से रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। केमोथेरेपी के अंदर केमिकल्स वगैरह जो है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं स्पेसिफिक टाइप के, which kills cancerous cells specific for particular tumor. Majority of drugs have side effects like hair loss and anemia। जो केमिकल थेरेपी है उसके अंदर जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। कैसा, उसके अंदर हेयर लॉस होता है, बाल गिरने लगते हैं। एनीमिया, ब्लड लॉस होता है, ब्लड की कमी हो सकती है। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज इम्यूनोथेरेपी, इन्वॉल्व्स यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर लाइक अल्फा इंटरफेरॉन। दिस इज एन केमिकल कंपाउंड विच इंटरफेयर्स with the immune system and detects the cancerous cell to destroy them. Okay, so these alpha interferons are used in immunotherapy। ठीक है, अब कैंसरस को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? एक्सरसाइज, हेल्दी फूड्स वगैरह, टोबैको वगैरह को अवॉइड करके, स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड प्रॉपर स्लीप। अब कैंसर से कॉजेस के अंदर से आपको पता है कि दैट कैंसर का जो मेन ज़्यादातर जो कॉजेस हैं, मिसाल के तौर पे जैसे स्मोकिंग वगैरह है, अल्कोहल है, ड्रग एब्यूज़ है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो अगर आप इन पिक्चर्स के अंदर देखें तो जो विक्टिम है, जो ड्रग एब्यूज़ के विक्टिम्स हैं, वो कुछ इस तरीके से अफेक्ट होते हैं। अगर यहाँ पे आप पहली पिक्चर में इस लेडी का जो पिक्चर बना हुआ है, इसमें देखें इसकी एज 33 है। उसने ड्रग यूज़ किया
एट द एज ऑफ 37 उसका जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो इस तरीके से चेंज हुआ, एंड एट द एज ऑफ 39 इट चेंजेस डिफरेंटली. ओके, सो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग. इट वॉज टेकन इन May 2000 एंड इट वॉज टेकन इन November 2000. तो आप दोनों पिक्चर्स के अंदर फ़र्क कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से इस पिक्चर के अंदर भी आप डिफरेंसेस देख सकते हैं. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक विल बी ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़. इसीलिए आपको यहाँ पे हम लोगों ने शुरू में बता दिया कि कि क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ वगैरह के. ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस which has biological effects on human and animals. Drugs is commonly abused includes opioids, cannabinoids, coca and alkaloids. These are the drug names. ठीक है. Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle. बराबर एजुकेशन के ज़रिए जो यंग पीपल्स हैं उनके अंदर ये अवेयरनेस लाया जा रहा है कि दैट ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है. सो वी विल हैव टू स्टडी दैट व्हाट इज़ ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एंड अल्कलॉइड्स. वी आर स्टार्टिंग विथ ओपियोइड्स. ओपियम ड्रग बाइंड्स टू ओपियोइड रिसेप्टर्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक तरीके का रिसेप्टर होता है, उसको कहते हैं ओपियोइड रिसेप्टर. एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी उसका रिसेप्टर मौजूद होता है. सो दिस drug binds to opioid receptor in central nervous system and gastrointestinal tract. एग्जाम्पल ओपियोइड के अंदर आता है मॉर्फिन, जिसको हम लोग स्मैक कहते हैं, एंड हीरोइन ओपियोइड की एग्जाम्पल्स हैं. सो मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट. पॉपी प्लांट दैट इज पापावेयर सोमनीफेरम, इसका ये साइंटिफिक नेम है. ठीक है. It is used as in medical field. It is used as sedative and painkiller and used to reduce पेन आफ्टर सर्जरी. मॉर्फिन को आमतौर से उस वक्त देते हैं जब पेन हो रहा है सर्जरी के बाद में. लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल नशे के लिए करते हैं तो इट विल बी हज़ार्डस टू योर बॉडी. नेक्स्ट इज हेरोइन और यू कैन से स्मैक. केमिकली इट इज़ नोन एज डायएसिटिल मॉर्फिन. केमिकल नाम इसका क्या है? डायएसिटिल मॉर्फिन. इट इज़ बिटर इन टेस्ट, वाइट इन कलर, odorless, crystalline compound. This is the structure of that diacetyl morphine. Sometimes it is asked in exam okay, what is the structure of diacetyl morphine. It is obtained by acetylation of morphine. morphine का acetylation करते हैं, उसकी वजह से ये हासिल होता है diacetyl morphine. It is taken by snorting and injecting. snorting का मतलब होता है सूंघना, तेज़ी से सूंघना, snort करना. इंजेक्शन के अंदर उसको भर कर अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसको इंजेक्ट करना. एक्ट्स एज डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन. डिप्रेस करता है बॉडी को और बॉडी के जो फंक्शन है उसको स्लो डाउन कर देता है. नेक्स्ट इज कैनाबिनॉइड्स. and these are the chemicals which interacts with you can say chemicals which interacts with cannabinoids receptor present in brain. कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ब्रेन में होता है. Natural cannabinoids obtained from the inflorescence of Cannabis sativa plant. This is Cannabis sativa plant. Okay. Marijuana, hashish, ganja, charas, they are produced by various combination of flower tops, leaves, resins and cannabis plant. जो cannabis के plants होते हैं उसकी leaf, tops, flower, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके marijuana, hashish, गांजा और चरस जैसी जो ड्रग्स हैं वो बनाई जाती हैं. ठीक है. सो इट इज़ टेकन बाय इन्हेलेशन और ओरल इंजेक्शन. इन्हेलेशन सूंघने के ज़रिए लिया जा सकता है या ओरली इसको बॉडी के अंदर लिया जा सकता है. इट अफेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ योर बॉडी. क्या अफेक्ट करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी आपके जो दिल की हरकत है और जो ब्लड सप्लाई सिस्टम है वो उसके अंदर अफेक्ट करता है. स्पोर्ट्स पर्सन जो रहते हैं ज़्यादातर, वो स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा जो टेस्ट वगैरह होता है, देखो वो टेस्ट वगैरह के अंदर कभी कभी ये पाया जाता है और उन स्पोर्ट्स पर्सन को गेम से खारिज कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं ड्रग एब्यूज़. ठीक है. नेक्स्ट इज कोका अल्कलॉइड्स और कोकीन. नॉर्मली तौर पे उसको हम लोग कहते हैं कोकीन. कोकीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोक, क्रैक और इथ्रोजाइलोन कोका. ये नाम आपको याद रखने हैं, कभी कभी अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है. इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डोपामाइन. Dopamine is a neurotransmitter which is used in interaction with the nerve cells. तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये उसके साथ इंटरफेयर करता है.
इट इज़ टेकन बाय स्मोकिंग। किस तरीके से लिया जाता है? स्मोकिंग के जरिए इसको बॉडी के अंदर लिया जाता है। इट स्टिमुलेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंड्यूसेस यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ रिलैक्स माइंड, दैट इज यू आर फीलिंग हैप्पी बट यू आर डूइंग नथिंग, उसको कहते हैं यूफोरिया। एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, और आपको ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। हायर डोजेज कॉजेज हेलुसिनेशन। अगर आप इसका बहुत ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन मतलब ऐसी चीज़ों का दिखाई देना जो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो ऐसे कंपाउंड्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं जो हेलुसिनोजेंस कहलाते हैं, जिससे हेलुसिनेशन होता है। ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं हेलुसिनोजेंस। सो द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स लाइक एट्रोपा, बेलाडोना, दतूरा स्पीशीज जो होती हैं, दे आर हेलुसिनोजेनिक। ठीक है, LSD दैट इज लेथर्जिक एसिड डाइथिलामाइड, ये जो LSD है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस बार्बिचुरेट्स, it is obtained from the fungus barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, and these LSD is used in mental illness like depression and insomnia. ठीक है, अगर इसका अब्यूज़ किया जाए तो इट ऑल्सो कॉजेस, अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो इट कॉजेस यू कैन से हेलुसिनेशन, और यू कैन से नशा वगैरह होता है इसकी वजह से। ठीक है, अगर अब्यूज़ किया जाए उसका, तो गलत इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, सो टोबैको जो अभी आपको पता है कि दैट टोबैको वगैरह की जो पैकेट होता है, सिगरेट जो पैकेट होता है, सिगरेट के पैकेट पे ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है कि दैट स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। और गुटखा वगैरह के गुटखा वगैरह के पैकेट्स पे लिखा रहता है कि दैट टोबैको च्यूइंग कॉजेस कैंसर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वार्न किया जाता है हर पैकेट्स के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो माउथ कैंसर का एक पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ, दिस इज अ माउथ कैंसर। नेक्स्ट इज अल्कोहल। अल्कोहल इज एक्ट्स एज डिप्रेसेंट एंड अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आप का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से जो लीवर है, वो लीवर किस तरीके से इफेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए, जो ये हेल्दी लीवर है और यहाँ पे सिरोसिस मतलब उसका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया। लीवर जो है, लीवर ख़राब होने लगा है। लीवर ख़राब होने लगा है किसकी वजह से? अल्कोहल की वजह से। ठीक है, सो यही वजह है कि दैट गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो, जैसे नो ड्रग्स, नो टोबैको, से नो टू टोबैको, वर्ल्ड टोबैको डे। ठीक है, तो उस तरीके से गवर्नमेंट जो है, जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर ये एजुकेट कर रही है उनको कि दैट द ड्रग्स एंड स्मोकिंग एंड दीज थिंग्स आर बैड फॉर हेल्थ। So these are the signs which are used, that is no alcohol, no smoking, okay, say no to drugs, like this. Okay, ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एडोलसेंस पीरियड। एडोलसेंस डिस्क्राइब्स द टीन एज ईयर बिटवीन 12 एंड 19। 12 से 19 साल की जो दरमियान की एज होती है उसको कहते हैं एडोलसेंस एज, एंड कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रांजिशनल स्टेज फ्रॉम द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, अगर आप इस एज के अंदर कोई गलत सोबत में पड़ जाते हैं, किसी गलत आदत में मुलविस हो जाते हैं, तो वो आपको पूरी लाइफ तक बहुत मुश्किल पड़ सकती है। सो एडोलसेंस इज द टाइम ऑफ बोथ disorientation and discovery. So the transitional period can bring about issues on independence and self-identity. Many adolescents and their peers faces tough choices regarding schoolwork, drug, alcohol, and their social life. Thus, it is very important and it is very vulnerable phase of mental and physiological development of an individual. So, adolescence period बहुत ही important माना जाता है. Causes of drug abuse, क्यूरियोसिटी, ये जानने की ख्वाहिश होती है उसके अंदर कि इसको पीने से क्या होता है, इसको लेने से क्या होता है। सबसे पहली जो कॉज है उसका है क्यूरियोसिटी। नीड्स फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, उसको एडवेंचर और एक्साइटमेंट समझ के किया जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन जो है मोटिवेट करता है चिल्ड्रेन को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट यूज़ ऑफ ड्रग और अल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फर्स्ट यूज जो होता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन से बाहर भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड प्रेशर अगर है, अगर आपके सोशल लाइफ और मेंटल लाइफ और यू कैन से फैमिली लाइफ अगर आपकी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है और प्रेशराइज्ड हैं आप, स्ट्रेस बहुत है, तो दैट विल ऑल्सो लीड टू ड्रग एब्यूज़। ठीक है, द परसिस्टेंस अमंग द यूथ, दैट इज इट इज़ कूल टू स्मोक। और यू कैन से, अगर देखिए यंगस्टर के अंदर जो ज़्यादातर यंग बच्चे हैं वो क्या समझते हैं कि सिगरेट वगैरह पीना बहुत कूल है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत
बढ़िया लगता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये बहुत नुकसानदेह है आपकी सेहत के लिए। इट कॉजेस हार्ट अटैक, इट कॉजेस कैंसर। ओके, सो यूज़ ऑफ ड्रग अल्कोहल्स ये हमेशा अवॉइड करना चाहिए। टीवी, मूवीज़, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट दिस परसेप्शन। टीवीज़ वगैरह के अंदर देखिए आपकी एडवर्टाइज वगैरह आती है, लाइक पान मसाला वगैरह की जो एडवर्टाइज वगैरह आती है वहाँ पर कभी कभी, अभी तो नहीं आती है, अभी अभी आजकल गवर्नमेंट ने उन तमाम जो एडवर्टाइजमेंट है उनको ऊपर बैन किया हुआ है। मूवीज़ के अंदर अगर आप देखते हैं तो जो एक्टर्स होते हैं उनको स्मोकिंग करते हुए दिखाया जाता है, ठीक है। सो अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर, जो अगर आपकी फैमिली बहुत अनसपोर्टिव है, स्ट्रेसफुल है, आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, फैमिलीज़ के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, तो दैट विल पुट अ प्रेशर ऑन बीइंग अ ड्रग अब्यूज़। सो addictions and dependence. Following are the causes of drug and alcohol abuse: curiosity, need of adventure, excitement, experimentation to escape from stress, unsupportive family structure. So these are the reasons for drug abuse or alcohol abuse. With repeated use of drug and alcohol, the tolerance level of receptor in our body increases. अभी मिसाल के तौर पे अगर आप दिन कि कोई इंडिविजुअल है वो दिन में अगर एक सिगरेट पीता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा कि वो 2 सिगरेट पे आएगा, 3 सिगरेट पे आएगा। सो अल्टीमेटली इट विल बिकम एन एडिक्शन। वो कंटिन्यू पीते रहेगा और आपकी जो बॉडी है उसकी आदत हो जाएगी, उतने अमाउंट का टोबैको आपकी बॉडी को फिर लगेगा दिन में, ठीक है। मिसाल के तौर पे बीड़ी वगैरह जो पीने वाले लोग रहते हैं, पहले 1 2 3 ऐसे शुरू होती है, फिर जो बीड़ी के बंडल्स रहते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, लाइक दे यूज़ टू स्मोक अ होल बंडल इन अ डे, तो वो आपका एडिक्शन हो जाता है, ठीक है। मिसाल और दूसरी जो चीज़ है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब अगर आप वो नहीं लेते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अलग अलग मुश्किलात आती हैं, जैसे एनजाइटी, घबराहट होना, नौशिया, अजीब सा फील होना, स्वेटिंग वगैरह होना, हैंड शेक करना, ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर आप नहीं लोगे तो ये जो सिम्टम्स आपके अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगी, उसको कहते हैं विड्रावल सिम्टम्स, ठीक है। अनप्लीजेंट विड्रावल सिम्टम, अगर आप उसको लेना बंद कर देते हो तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रग इफेक्ट्स क्या होते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड एज रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस, ठीक है। आपको पता है शराब पीने के बाद इंसान झगड़ा ही करेगा, वायलेंस ही होता है, तो ड्रग लेने के बाद भी वही चीज़ें होती हैं। एक्सेस डोज कैन लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू सेरेब्रल हेमरेज। सेरेब्रल हेमरेज, अगर अंदर की नसें जो रहती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, फट जाती हैं, उसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक विद अल्कोहल लीड्स टू डेथ। अगर आपने ड्रग्स ली है, कुछ ड्रग्स ली है और ड्रग्स लेने के साथ आपने उसमें अल्कोहल भी कंज्यूम किया, तो उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसके आपसे डेथ भी हो सकती है। द मोस्ट कॉमन वार्निंग सिग्नल्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज इंक्लूड्स ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज नहीं होगी, आपके जो ग्रेड्स हैं वो बतदरीज कम होते रहेंगे। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, withdrawal and isolation from the family, friends, aggressive and rebellious behavior, lack of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, fluctuation in weight. So these are the most common warning signals of drug and alcohol abuse. Okay, so ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन द ड्रग इज टेकन इंट्रावेनसली। अगर आप डायरेक्टली उसको वेन्स के अंदर लेते हैं और वो जो आपने इंजेक्शन यूज़ किया और उस इंजेक्शन को कई लोगों ने यूज़ किया है और ऐसे इंडिविजुअल ने भी यूज़ किया जो कि HIV से इन्फेक्टेड है, तो हो सकता है कि आपको HIV हो जाए क्योंकि आपने वही निडल और वही सिरिंज यूज़ की है। सो इट ऑल्सो कॉजेस एड्स एंड हेपेटाइटिस, ऐसे ऐसे के डिसीजेस को भी कॉज करता है ड्रग एब्यूज़। यूज़ ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंस कैन लीड टू हेवी ड्रिंकिंग इन अडल्टहुड। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं बड़े होने के बाद। क्रोनिक यूज़ ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेजेस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपका जो ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। मिस यूज़ ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड कैन कॉजेस फॉलिंग इन फीमेल्स के अंदर क्या रहता है, मिसलिनेशन, दैट इज मस्कुलाइजेशन, मस्कुलर जो मसल्स का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ सकता है स्टेरॉइड वगैरह लेने से। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। मूड स्विंग्स,
ओके, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह जो रहती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल्स के अंदर अगर 28 डेज़ की है, तो अगर आप ड्रग्स लेना और स्टेरॉइड लेना शुरू करते हैं तो इट विल गेट डिलेड और इट विल गेट प्रीपोन्ड। ठीक है, एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस डिपेंडिंग अपॉन दी डीपनिंग ऑफ दी वॉइस। ठीक है, मिस यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कॉजेस फॉलोइंग इन मेल्स। मेल्स के अंदर क्या होता है, एक्नी, चेहरे के ऊपर बारीक बारीक दाने आ जाना, पुंछी आ जाना, उसको हम लोग एक्ने कहते हैं। इंक्रीज एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना। डिप्रेशन होता है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स जो होते हैं, टेस्टिस की जो साइज़ रहती है वो छोटी हो जाती है। स्पम्स का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। किडनी फेलियर, लिवर डिसफंक्शन, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। प्रीमेच्योर बाल्डनेस कहते हैं बालों के कम हो जाने को। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट ऑफ चेस्ट, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं मेल्स के अंदर। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, प्रेशर कितना भी रहे आप उसको अवॉइड कीजिए। मेडिटेशन कीजिए। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग टू फेस प्रॉब्लम, स्ट्रेस, टू एक्सेप्ट फेल्यूर, ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, जो आपके रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प इज़ ऑल्सो अवेलेबल। सो से नो टू ड्रग्स, ये एक FDA का स्लोगन है कि दैट यू शुड नॉट कंज्यूम एनी टाइप ऑफ ड्रग्स और यू कैन नॉट डू ड्रग एब्यूज़। समझ में आया? सो दिस वॉज द चैप्टर रिगार्डिंग हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। फ्रॉम नेक्स्ट lecture we will be starting with the new chapter, that is evolution.